लेट्स स्टार्ट। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है, नायत रहम फरमाने वाला है। किधर गया यार वो मार्कर जो थे? आज नहीं किए ना फिल हमने। चलो इनके साथ यूज़ कर। मैं ना आज वैसे ही बैठे सोच रहा था कि ख्याल आ गया माइंड में। आज से 4 साल पहले मैंने आईसीएम में क्लियर किया था थोड़ी देर पहले, और इंस्पेक्टर बनने का सोच रहे थे। आप इमेजिन कर लेना कि यार मैंने ज्वाइन किया था 9 अगस्त 2018 को। 2018 तो हमें जो पता चल गया था वो कोई मार्च, शायद मार्च वगैरह में पता चल गया था। ये कोई थ्रस्ट आया है ना? अच्छा, मार्च 2018 में इंस्पेक्टर बन गए। तो आ, ये ड्यूरेशन उससे पहले नमाज का काफ़ी टाइम मिल जाता था, नमाजें भी पढ़ते थे। कुछ दीनदार भी, बहुत बड़े नहीं लेकिन वो ठीक था निज़ाम मुझे लग रहा है। लेकिन उसके बाद ऐसा नफसा नफसी का आलम शुरू हुआ है। जैसे जैसे बंदा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो कि बैलेंस होके चलते हैं। ज़्यादा जो है वो उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा यार किस तरफ चल पड़े हैं। कभी कभी सोच आ जाती है। तो यहाँ यहाँ तक इससे पहले रेगुलर मस्जिद में चले जाना, रेगुलर, तो ये कम कम होना शुरू हो गया। तो कल इंशाल्लाह आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो ताल्लुक है वो भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो कि हुआ। और एफबीआर में बड़े बड़े जो जाके दीनदार हैं, जो कि बड़े ही, जिनको कहा जाता है कि यार देयर इज़ नो डाउट ऑन देयर ऑनेस्टी, ऐसे भी हैं, लेकिन वो भी बेचारे ना पीछे रह जाते हैं मस्जिद पहुंचने में। मैं जुबैर साहब के पास बैठा हुआ था, एडिशनल कमिश्नर साहब, बड़े ही नेक आदमी हैं और कोई शक नहीं। मुझे जिसके साथ आप रहे हो ना वो पता होता है कि कोई शक नहीं है कि मेरा टाइम गुजरा हुआ उनके साथ। तो वो बंदा भी दौड़ के ही ना कि यार, वो भी ये कह रहे थे कि यार नमाज जो ऐसे ही पढ़नी पड़ती है, कोई एहतमाम वगैरह कुछ नहीं होता। एनी हो, उसको भी साथ चलाना है आप लोगों ने, और ध्यान रखिएगा कि काम बड़ा ही ख़राब हो जाता है इस तरह हमारा हुआ पड़ा है। चले आते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज बहुत से स्टूडेंट ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, थैंक यू वेरी मच, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हाथ नहीं लगाया। उसकी भी एक रीज़न है, वो हाथ इसने लगाने नहीं दिया कि पहले तो हम फार्मूलाज लिखते थे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनी होती थी। आप उनमें से वैल्यूज़ को उठाते थे और परसेंटेज या टाइम्स या प्रोपोर्शन में जवाब निकाल देते थे और कहते थे सर ये ले आंसर आ गया। चाहे वो लिक्विडिटी की रेशोज थी, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी की थी, चाहे वो सॉल्वेंसी की थी। अगर आपको कहा जाए कि राइट अ नोट ऑन लिक्विडिटी, या कह दे डिफाइन लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस एंड फर्दर कैलकुलेट दीज रेशोज, 5 नंबर का आपको कह दें डिफाइन लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। 3 रेशो ही वो निकलवा रहा है ना आपसे एम.एन. मलिक की बुक में, या फिर सर डोनाल्ड डी कीसू की बुक में कह देता है कि 3 चीज़ें 5 नंबर मैं ये दे देता हूँ और साथ में मैं 5 रेशोज कैलकुलेट करवा लेता हूँ, हर एक के 3 नंबर दे देता हूँ, या 6 करवा लेता हूँ, 7 करवा लेता हूँ। तो क्या लिखोगे जी नवाज साहब, व्हाट विल यू राइट अबाउट द लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होती है, उसने ये पूछ लिया आपसे कि डिफाइन कर दो, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लिक्विडिटी?
शॉर्ट टर्म एसेट्स को चेक करते हैं। कैसे, कोई फीता लेते हैं? हाँ, कैसे चेक करते हैं? जी अदनान साहब। लिक्विडिटी सर, लिक्विड बहाओ, मतलब कैश का फ्लो। हाँ हाँ, कोई मैंने सलाहियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? हाँ, एक मिनट जी, क्या मैंने कुछ सलाहियत कहा था जब मैं लिक्विडिटी को डिस्कस कर रहा था? ये सलाहियत होती है कंपनी की कि वो अपने जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, जो करंट जिम्मेदारियां हैं, क्या उनको वो पूरा कर सकती है, क्या उनको वो मीट कर सकती है? बिजली का बिल आ जाता है, क्या वो अदा कर सकती है? ऐसी तमाम करंट लाइबिलिटीज़ जो कि करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जब वो ड्यू हो जाएं। ड्यू क्या क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने उधार लिया किसी से, उधार पे चीज़ें उठा ली और कहा 35 दिन बाद पैसे देने आऊँगा। 35 दिन बाद क्या होगा? वो ड्यू हो गया। तो क्या आपके अंदर सलाहियत है कि 35 दिन के बाद आप उसको पे कर दें? अगर पे कर देंगे तो आपके अंदर सलाहियत है, और अगर आप पे नहीं कर सकते तो आपके अंदर सलाहियत नहीं है। इस सलाहियत को मैयर करने के लिए जो आप रेशो यूज़ करते हो वो कौन सी हैं? तो ये कौन कौन इनको डिफाइन करेगा फिर? आप ये एग्जांपल साथ दे दो, यही वाली। आप बिजली के बिल की एग्जांपल दे दो, आप उधार उठाई जाने वाली चीज़ों का दे दो कि उधार मैंने उठाई है, 2 महीने के बाद मैंने पैसे देने, 2 महीने पूरे हो गए, मेरे पास लेने आ गए, मेरे पास सलाहियत अगर है तो मैं कहूँगा सलाहियत है। कौन बताएगा? वो मेरी लिक्विडिटी की रेशो बताएगी। जी फरज साहब, सॉल्वेंसी की रेशो बताओ। सॉल्वेंसी की रेशो क्या बताती है? नहीं, फरद, फरद, यू आर नॉट फरद। आपका नाम क्या है? हाँ, फरहाद। तो फरद बताओ। तो ये ब्लैंक काम तो नहीं चलेगा। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि ऊपर से पढ़ने वाली हैं बुक के अंदर से। जी, हु विल असिस्ट मी अबाउट सॉल्वेंसी रेशो? वो क्या होती है? हाँ जी, जी जी प्लीज़। कैपेसिटी होती है किसी भी बिजनेस की पे ऑफ ऑब्लिगेशन एज वेल एज अपने अखराजात ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ हाँ, एबिलिटी, वही सलाहियत। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंसी। व्हाट इज सॉल्वेंसी? और यार, इसको रेशो को ही सामने ले आओ और माइंड में देखो, ये लंबे अरसे की बात हो रही है कि जो लंबी ऑब्लिगेशंस हैं, छोटी छोटी ऑब्लिगेशंस की बात नहीं हो रही। आप जब करंट रेशो निकालते हो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करते हो, वो छोटे टाइम की जो लायबिलिटीज हैं उनको मीट अप करने के लिए लिक्विडिटी की रेशो है, वो बताती है कि आपके अंदर सलाहियत है या नहीं। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट 100, लाइबिलिटी 50, मतलब आपके पास 2 रुपए हैं हर एक लाइबिलिटी को उतारने के लिए। योर लिक्विडिटी इज गुड। शॉर्ट टर्म में आपके पास कैश या बैंक में पड़ा हुआ है, या हाथ में पड़ा हुआ है, या किसी से रिसीवेबल लेने हैं, या इन्वेंटरी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एसेट्स हैं। जब कोई लेने आएगा तो आप उसको अदा कर सकते हैं। यही तो आपने डिफाइन करना है 2 3 4 5 लाइनों में। सॉल्वेंसी में क्या था? लंबी ऑब्लिगेशन, बड़ी बड़ी ऑब्लिगेशन, उनको उतारने के लिए बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं। तो सॉल्वेंसी को कैसे करोगे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज हैं उनको उनको उतारने के लिए, उनको मीट अप करने के लिए क्या आपके पास सलाहियत है? तो ऐसी रेशो जो आपकी लॉन्ग टर्म की सलाहियत को मैयर करती है कि क्या आपके अंदर सलाहियत है या नहीं, ऐसी रेशो को क्या कहा जाता है? अब मुझे बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी किस चीज़ के बारे में बताती है? आप देखो ना। हाँ, वॉइस लो है? नहीं, सबसे पूछो एक दफ़ा। लो वॉइस के, इसका मतलब है कि सिग्नल डाउन जा रहा है फिर, क्योंकि बाकी तो चीज़ें ठीक हैं। चलें जी, स्विच करें जी। इसके साथ ही कनेक्टेड थी। चलो,
आप फिर कि आप फिर दूसरे पे चल। सही आ रही है बात, उसमें पे क्लास ले रहा है। अरसलान इज सेइंग द वॉल्यूम इज गुड। यार यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्लीज आप काइंडली अपना जो हैंड फ्री है जिसे हम कहते हैं उसको प्लीज यूटिलाइज किया करें। विदाउट हैंड फ्री सब कह रहे हैं, चलो अब मेरे ख्याल से फिर सिग्नल टाइट हो गया तो आप लोगों को आवाज़ अच्छी जाना शुरू हो गई है। वेयर एज मेरी हम्बल सबमिशन है कि जब आप बैठा करें तो हेड गेयर्स लगाया करें, ताकि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, वॉइस डाउन भी हो तो फिर भी आपके पास ऑडिबल हो। चले एनी हाउ, अच्छा जी। तो बच्चों अब देखो, ये प्लीज इसको रटा भी लगाएं और अंडरस्टैंड भी करें लॉजिकली, ताकि यू मस्ट बी कैपेबल टू राइट सम लाइंस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ, यू कैन डिस्कस द थिंग्स। एंड मेरे जहन में आ रहा था कि यार वो कह दे व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, राइट अ नोट ऑन मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अगर वो आपको पेपर में दे दे तो क्या लिखोगे आप लोग कि पाकिस्तान की मेजर मुआशी जो प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये प्लीज अपने पास नोट कर लें, कि अपने पास लिख लें कि आप लोगों ने कहीं से आर्टिकल वगैरह इसके ऊपर पढ़ना है। व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो मुआशी इश्यूज हैं वो कौन से हैं, इस पे पढ़ लीजिएगा। इस तरह ना जब आप अकेले बैठे तो सोचा करें कि यार वो क्या पूछ सकता है, वो एग्जामिनेशन में हमसे क्या पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है कि तो ये और पाकिस्तान, तो इसके बारे में आप लोग डाटा इकट्ठा कीजिएगा, सोचिएगा कि क्या क्या इश्यूज है, सर्च कीजिएगा तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आपका नाम मेरे जेन से निकल, हाँ फ़हीम बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिट को बताती है, ये तो सारी जाहिर सी बात है, प्रॉफिट को ही बताना है, प्रॉफिट जिसके साथ लिखा गया है। थोड़ा सा और इसको बेहतर करो, परफॉर्मेंस। देखो आपने एफबीआर का इम्तिहान दिया, की अपलोड हुई, आपने अपने जो आंसर की साथ लेके आए थे, एक कॉपी आपको मिली, आपने अपने नंबर मैच किए उस आंसर की के साथ जो उन्होंने अपलोड की। आपने क्या किया, मैच किया, पता चला मेरी परफॉर्मेंस क्या रही है पेपर में, आपने देख लिया। इसी तरह जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये आपको बताती हैं कि मोहतरम आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने मुनाफा कमाया या नुकसान किया। अगर आपका ग्रॉस लॉस हो जाता है तो आपकी फर्द परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है? बुरी है। और अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है एक सर्टेन रेशियो को भी अचीव नहीं करता तो फिर भी अच्छा नहीं है। फिर आप क्या करते हो, अपना निकालते हो, अपने जैसे किसी और से कंपेयर करते हो, फिर देखते हो मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो मेजर करने के लिए कौन सी रेशियोज पे आप रिलाई करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है, नेट प्रॉफिट रेशियो होती है। तो प्लीज इसको आप लोग जो नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। देयर आर अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are putting their best right from the beginning, and there are also students who are thinking that पेपर बड़ी दूर है, जब आएगा फिर देखेंगे। 11th आवर में जागने वाले लोग भी तो मेरी तरह के होते हैं ना, जब बिल्कुल चीज़ें सर पे आ जाती हैं फिर वो उठते हैं और फिर पजल होते हैं। तो उस पजल होने की बजाय अभी से प्लीज़ चीज़ों को कंप्रीहेंड करना शुरू करें। आज मैंने एक और फाइल शेयर कर दिया आपके साथ, तो उसको भी देख लीजिएगा, सिर्फ क्विकली गो थ्रू कर लीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट भी कर दूं कि यार बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे, और जब वो फॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मैं उनके साथ प्राइवेट वीडियोस भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्म में ही आप लिख के देंगे ईमेल आईडी। तो काइंडली जिनके फॉर्म्स नहीं है वो सर शहबाज को अपने फॉर्म जो हैं वो सेंड कर दें प्लीज़। चलें, अच्छा यार, आज जो हमने काम करना है वो हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। किसकी मदद से?
रेशियोज के जवाबात की मदद से। रेशियो के जो आंसर आए, आंसर को हमने पकड़ना है और वापस जाना है, हमने बनानी है स्टेटमेंट। अच्छा, मैं पहले एक दफ़ा, बहुत से स्टूडेंट का होता है कि सर हमें पता नहीं चलता, मैं जल्दी से डाटा लिख लेता हूँ और डाटा लिखने के बाद उसको मैं साफ कर दूंगा और फिर हम रेशियोज को वहीं से चलाएंगे। एक मिनट यार प्लीज़, क्योंकि आपका लेवल कुछ और है, बाकियों का लेवल कुछ और है, तो लेट मी ब्रिंग देम एट पार। जब वो आपके बराबर आ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा यहाँ पे। आपका क्वेश्चन है ना जो आपने कहा कि चेक करवाना है, चले आ जाए। इन्वेंट्री का टर्नओवर, ये मुझे लिखवाते जाओ यार जल्दी जल्दी से। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने किया होगा ये क्वेश्चन और वो कंफर्टेबल है इसमें। इन्वेंट्री का टर्नओवर क्या है? 6 टाइम्स। जल्दी जल्दी बाकी अगला बताओ। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, जिनके पास नहीं है ये जल्दी से लिख लें प्लीज। 2 मंथ। ट्रेड पेएबल, पेएबल पेमेंट क्या है जी? 73 डेज। जीपी रेशो क्या है? 20%। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। Profit for the year as a percentage of sales. प्रॉफिट For the year फॉर द ईयर as a percentage of sales. एज परसेंटेज ऑफ सेल कितना है जी? 6.3%. 6.3%। Non-current assets turnover. नॉन करंट एसेट टर्न ओवर 5 times. 5 टाइम्स। Current ratio करंट रेशो 2.1 ratio 1. 2.1 रेशो 1। Closing अभी नीचे statement दी, closing inventory was $5,000. ये क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज $5,000 in excess of opening inventory. इन एक्सेस Of opening inventory. ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इसके अलावा कुछ और? अच्छा यार ये नोट कर लो अपने पास। Required income statement and balance sheet. अब ये वो छोटा सा डाटा है जिसकी मदद से आप लोगों ने अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। ये डाटा आपके पास मौजूद है, इसको आपने वर्क बैक करना है और वर्क बैक करके आपने अपनी फ़ौरन जो है वो स्टेटमेंट बना लेनी है। अब ये सब ने नोट कर लिए जी? ठीक है, जो ऑनलाइन है उन्होंने भी कर ली है। ओके है, तो इसको मैं ना रब कर रहा हूँ। अब ना आप सबसे पहले फॉर्मेट बना लें। यहां तक आ रही है ये जहां पे मैंने फिंगर रखी हुई है, आ रहा है, और यहाँ जहाँ भी आ रहा है, यहाँ जहाँ भी आ रहा है थोड़ा और साफ करना, बस ठीक है। अब देखो यहाँ से भी सही है ना। हाँ जी, अब देखिए इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। मैं यहाँ सिर्फ ऐसी इनकम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। आप क्या करते हैं? सेल्स लिखते हैं। सेल्स आप कुछ भी लिख दें जी, यहाँ पे हमारे पास हमें नहीं मालूम। उसमें कास्ट ऑफ सेल को माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं। कास्ट ऑफ सेल निकालने के लिए आप क्या करते हो? ओपन इन्वेंटरी, ऐसे ही करते हैं। इसमें ऐड क्या करते हैं? परचेजेस। यहाँ पे जो जवाब आता है उसके अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसके अंदर आप क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्या? क्लोजिंग इन्वेंटरी। फिर जब ये यहाँ से ठीक हो जाता है तो ये इन तीनों को
ओपनिंग इन्वेंट्री जमा परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे आप जो अमाउंट लिखते हैं वो क्या होती है, कास्ट ऑफ सेल होती है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कास्ट ऑफ सेल या कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये हमने एक फॉर्मेट सा बना लिया है। जब हम सेल्स के अंदर से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या बाकी भी सारे एक्सपेंसेस। जब इसमें से ये निकाल देते हैं तो पीछे क्या बचता है, ऑपरेटिंग इनकम बनती है। लेकिन ये सवाल छोटा सा है, उसमें थोड़ी फिगर्स दी हुई हैं, यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता यही है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम और इसके बाद इंटरेस्ट और फिर इसके बाद टैक्स निकाल के फिर नेट इनकम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही वो इनकम कह देगा और इसी को वो नेट इनकम कह देगा। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, अब ये हमने ढूंढनी है कहाँ से, जो हमें दिए गए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के रेशोज़। अब यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं और शुरू कर देते हैं, इन फिगर्स की तलाश में निकल जाते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो बुक मेरी किधर है, तो बुक दें जी। अच्छा जी, तो जो पहली है, पहला हम निकाल लेते हैं जी, सेल्स मालूम करने के लिए हमें उसने पहली वर्किंग जो करवाई है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट की करवाई है। अगर मैं आपको कहूँ कि यार ऐसे करो, ग्रॉस प्रॉफिट आमतौर पे क्या होता है, आपकी सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरफ लिखता हूँ, सेल्स फॉर एग्जांपल मेरी हुई हैं 100 रुपये की, कास्ट ऑफ सेल मैं कहता हूँ 80 रुपीज़ की, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 20। अगर मैं कहता हूँ इसको मुझे परसेंटेज में निकाल के दो, तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20 जो ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइड किसके साथ करोगे, सेल्स के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 100 के साथ। अब मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो क्या बन रही है, क्या, 20%। और अगर अब मैं यहाँ से कहूँ कि सेल्स का 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या हम इसको कर लेते हैं, सेल्स कितनी है, सेल्स कितनी है 100, उसका 20% निकालो, क्या आता है 20। ये बात समझ आई है आपको। क्या हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स का 20%, सेल्स का 20%, क्योंकि ये सेल्स का ही है ना, 20% किसका है, सेल्स का। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं। अब आ जाए अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी आ रहा है जी अंदर। अब मुझे बताओ कि उसने हमें जो फिगर्स दी हुई हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। एक तो 5 नंबर पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60,000। सेल्स उसने कहीं पे दी हुई हैं, सेल्स कहीं पे, प्लीज देखें सेल्स कहीं पे दी हुई हैं, हाँ जी, नहीं दी हुई। क्या उसने यहाँ पे ये वाली परसेंटेज दी हुई है, कितना, नहीं यार 20%। ये सारा करने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा मैं इलस्ट्रेट कर सकूं कि वो कर कैसे रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस तरह करते हैं कि हमने कहा कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स जो भी दी हो उसमें से कास्ट जो सेल किया उसको माइनस करते हैं। हाँ यार ये गिर जाए तो बताया करो फौरन। अच्छा, सेल्स पता है हमें
इसमें से कास्ट को माइनस करते हैं, सेल्स माइनस कास्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कास्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। रेशियो निकालनी हो तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट उसको तकसीम करते हैं सेल्स के ऊपर, ज़रब देते हैं 100 के साथ, जो जवाब आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो कहा जाता है। अब देखो ये 20% क्या होता है, ये होता है जी कि सेल का 20% जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट में इधर लिख दूं, लिख दिया, सेल्स का 20% का ज़रब कितने से, 20% से। तो सेल को मैं जब 20% से, या मैं 20% को 20/100 भी लिख सकता हूँ, परसेंट को मैं 20/100 भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये और ये कट गया तो 20, तो ये वो ग्रॉस प्रॉफिट 20 नहीं था, हाँ ना। अब इसी जो मैंने चीज बनाई इसको अप्लाई करने जा रहा हूं आपके क्वेश्चन के जो डाटा है उसके ऊपर। उसमें लिखा हुआ है सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया आपके सामने। अब सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट वहां पे मौजूद है ना क्वेश्चन में, 20%, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 60,000। जब ये दो चीजें मौजूद मालूम हो तो तीसरी को आप मालूम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब हम इसको सेल्स मल्टीप्लाई 20% को मैं 20/100 लिख दूं, लिख सकता हूं ना, कि 20% का मतलब है 20/100, लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसके इक्वल किसके है, 60,000 के। अब ये वाली सेल जो है इनको यहीं पे रहने दो, 60,000 को भी यहीं पे रहने दो। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20/100, जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। अब करो, हाँ, तो 20 5/100 हो गया। अब 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 3 लाख। तो सेल्स कितनी होगी, मैं दोबारा कर देता हूँ इसे, क्योंकि देखो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन ये उनके लिए नई चीज़ नहीं है जो कि ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। जी मुफस्सर, हैंग्ड है, अब कौन सा चल रहा है, अच्छा यार आज जैज भी हो रहा है। मुफस्सर आप अपना वो ज़ूम करो ना ट्राई, नहीं तो फिर अदनान की। अच्छा ये बात समझ आई है कि नहीं आई, ये क्लियर हो गया है ना। देखो अब ये देख, मैं रिपीट कर देता हूँ और फर्दर ये मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी अपलोड कर दूं, ताकि जिनको दरमियान में इशू आया भी है उनका इशू रिजॉल्व हो जाए। लेकिन मेरी हम्बल वही सबमिशन है कि प्लीज आगे लिंक को शेयर ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, जो कर रहे हैं उनसे भी है, क्योंकि वो डेफिनेटली दे विल पे, किसी भी तरह वो पे करेंगे, चाहे वो जैसे भी करें, ठीक है। वो इन दी शेप ऑफ वेरी गुड सक्सेस कर ले तो उनको बहुत बम्पर जो है वो कामयाबी मिल जाए, लेकिन वो होगा ज़रूर। अच्छा जी यार, जो आप लोगों को वॉइस नहीं आई उसके दौरान मैंने बताया था कि मैंने ये हाइपोथेटिकली एक आसान सा बनाया कि आप 100 रुपए की सेल करते हो, 100 रुपए की सेल करने के लिए आपका कॉस्ट ऑफ सेल 80 है, तो 100 में से 80 को माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो जब मालूम करनी होती तो हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट तकसीमे क्या, सेल ज़रबे 100, तो क्या आंसर आता है, कहते जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो निकल आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो हमारी इस कैलकुलेशन के मुताबिक 20% निकल रही है। ये 20% क्या है, सेल्स का 20% वो ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स का 20% ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, 20% ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। वो प्रूफ करने के ऑफ जब भी वर्ड आए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ जब भी वर्ड आए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सेल्स का 20% इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, हमने कहा प्रूफ कर लेते हैं। सेल्स लिख दी, इसका 20% लिखा, 20% को 20/100 भी लिख सकते हैं, तो हमने 20/100 किया। सेल 100 थी, 20/100 तो आपस में
खत्म हो गया। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट वही है, तो हमारा ये तरीका ठीक है। हमने अपने क्वेश्चन को उठाया, वहां पे क्या कह रहा है, वहां पे उसने दो चीजें दी हुई थी, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ था, तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो भी दी हुई थी। तो हम सेल्स का 20% इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैंने उसको अप्लाई कर दिया। मैंने कहा सेल्स का 20%, 20/100 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट ये था, ये 20/100 को मैं इक्वल लगा के दूसरी तरफ ले आया। जब मैं दूसरी तरफ लेके आया तो इसको मैंने सिंपलीफाई किया, तो यहां तक हो गया ना, कोई डाउट नहीं है। तो अगर ये मुझे मिल गया है तो ये मुझे बताओ मैं वहां जाए कहां पुट करूं? सेल। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे एक फिगर मिल गई है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा यार एक और चीज़ है, मुझे एक और चीज़ नहीं मिली हुई, क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो मुझे वहां पे ये तो पुट कर देना चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, उसको ख़त्म करो। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, और वो ये कि ये देखो, इसको मैं ख़त्म कर दूँ ना, अभी इसको मैं एंड करता हूँ। आप ये देखो, अगर ये इक्वेशन है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर यार इसमें से दो चीजें आपको पता हो तो आप तीसरी चीज मालूम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब देखो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है, आपके पास सेल्स मौजूद है, हाँ जी, हो गए। अच्छा अब मैं ऑडिबल हूँ जी आपको? अच्छा तो अच्छा यार इसमें ना, आई एम वेरी सॉरी। अब देखो, अता आपको ये आता था पहले? नहीं आता था, फर्क नहीं पता था ना बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली वहाँ ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद होंगे जिनको ये बुरा लग रहा होगा, और बनता भी है उनका बुरा लगना कि यार सर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये काइंडली उनकी जगह पे भी देखें जिनको नहीं आता, तो उनको भी, और ये नोट करें कि आप में से 20% को आता होगा, 80% को नहीं आता होगा। तो काइंडली जो 80% है उनका फिर प्लीज जो है ना, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि मुझे भी है कि अभी निशान जो है मुरीद के से आता है और स्पेशल पढ़ने के लिए आता है और बड़ा मेहनती स्टूडेंट है, और उसने ये क्वेश्चन किया हुआ है, उसने मुझे दिखाया भी है। तो उसका मुरीद के से आना वो ऐसे ही गया उसका। लेकिन अगर बाकियों को नहीं करवाते तो 80% जो है वो सफ़र करते हैं। तो ये एक ऐसी, मैंने अर्ज किया कि ऐसी डिवर्सिफाइड किस्म की क्लास है जिसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग हैं, तो इसको फिर रन करना, जो रन कर रहा है उसके लिए भी इशूज होते हैं। तो नवाज साहब आपको तो आता ही होगा, अभी भी समझ नहीं आ रही, तो फिर ये मैं आज यहाँ ठहर के बैठ के वीडियो अपलोड करके जाना, तो ताकि ये आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा चले, अच्छा यार अब मैंने कहा कि अगर देखो कि सॉरी यार, देखो जो जो नहीं सुन पा रहे थे, हमने क्या कहा कि सेल्स मालूम हो गई हैं हमें। तो जब सेल्स मालूम हो गई हैं तो हम इनको उठाते हैं और जहाँ पे सेल की जगह बनती है वहां जाके उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर हमने कहा यार इसमें हमें एक तो ये मालूम है और एक ग्रॉस प्रॉफिट उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो क्यों ना उसको भी फिल इन द ब्लैंक्स कर दें। तो हमने उसको भी फिल इन द ब्लैंक्स में जाके ड्रॉप कर दिया। अब मैंने इक्वेशन मैंने ही आपको बताई है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस, अब ग्रॉस प्रॉफिट ये है जो कि हमें मिल गया, सेल्स हमें मिल गई, ये मालूम नहीं है, तो हम इसको आपस में इक्वेशन के आगे पीछे करके हल कर लेते हैं। अब देखो कि अगर मैं करता हूं कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को इधर ले आता हूं, तो ये 60,000 में जाके जमा हो जाएगी और क्या बन जाएगी, सेल्स। अगर लिटरली देखा जाए तो सेल्स बनती भी ऐसे ही है, सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी, ऐसे ही होता है। अगर इसको इधर से उठा के इधर ले आया जाए, इधर से खत्म कर दिया जाए, तो ये ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ सेल्स हमने इधर रख ली है, ये दोनों चीजें इधर चली गई हैं,
ऐसे ही है। अब क्योंकि मालूम हमने ये करना है, मालूम क्या करना है हमने, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को वहीं पे रहने दो, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को यहीं पे रहने देते हैं, और 3 लाख में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो कुछ जवाब कुछ इस तरह से आता है। अब ये क्या है, ये है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड फर्क मुझे बताओ, मैं ये यहाँ पे जाके कहाँ लिखूं, कहाँ ड्रॉप करूं, इसको यहाँ से उठाऊं और मैं ड्रॉप कहाँ करूं, कहाँ, इसके अंदर छोड़ दूं, चले। तो यहाँ पे हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो अब देखें, सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक बात बन गई। अच्छा, इसके बाद यार हमने इसके सामने भी कुछ लिखना है, इसके सामने भी कुछ लिखना है, इसके सामने भी कुछ लिखना है, सही। तो अगला उसने कहा कि हमें, वो कहता है इन्वेंट्री का टर्नओवर। देखो कहीं पे इन्वेंट्री का टर्नओवर लिखा हुआ है, कहीं पे कितना लिखा हुआ है, 6 टाइम्स। क्योंकि देखो वहां से जो इन्वेंट्री निकलेगी, इन्वेंट्री के टर्नओवर से ही इन्वेंट्री कहीं से निकलेगी ना, क्योंकि हमें पता है इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग जमा डिवाइडेड बाय 2। तो उसका जवाब हमें दिया हुआ है, तो जवाब से हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताएं इन्वेंट्री का टर्नओवर का फार्मूला, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में देखें कहीं जाके कि आपको उसने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कहीं बताई हुई है, कहाँ बताई हुई है, ये जो अभी जो, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ये, और इसको डिवाइड किस पे करता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री जाके कहीं देखो, कहीं उसने बताया हुआ है कितनी है, नहीं बताई हुई, तो फिर इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब उसमें जाके देखो कि इन्वेंट्री का टर्नओवर कहीं पे उसने बताया हुआ है, हाँ 6 टाइम्स। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो कैसे करोगे, हाँ ऐसे कर रहे हो, ऐसे, हाँ ऐसे करोगे ना कि 6 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, और ये क्या है 2,40,000। अच्छा, अब अगर हम इस 6 को इधर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, कर दे डिवाइड। तो 240 डिवाइडेड बाय 6, और ये क्या आ जाएगा, एवरेज। अब इसको करो क्या बनता है, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या बन गया, अब मैं एवरेज इन्वेंट्री को कहां लेके जाऊं, एवरेज इन्वेंट्री को कहां लेके जाऊं, कहीं पे पुट कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो 40,000 निकला है ये किसके लिए है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इधर क्या रुमाल, ये है, तो इसको मैं खत्म करता हूं, ठीक है, और इसकी जगह लिख देता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आ रहा है ना इसके अंदर, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मुझे बताओ कि उसने
कहीं पे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कोई बात की है? की हुई है, बताओ क्या कहता है? कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो ज्यादा है 5000 किससे? किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। यहाँ पे फिर जब सर मैथ में नहीं किया, कहा करते मान लो सपोज कर लो ओपनिंग क्या है? एक्स है। मान लो ओपनिंग क्या है? मान लो सपोज कर लो कि ओपनिंग क्या है एक्स, तो क्लोजिंग क्या होगी? एक्स में जमा कर दो, एक्स में जमा क्या कर दो? 5000, क्योंकि वो 5000 ही ज्यादा है ना। तो फिर ओपनिंग ये है, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 5000। तो अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह क्या मैं एक्स लिख दूं और जमा क्लोजिंग की जगह लिख दूं एक्स जमा 5000 और लिख दूं डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू 40,000। क्या ये ठीक है? चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। करें सिंप्लीफाई दी कैसे होगा? अब मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं और यहां से, हाँ अभी इसको सिंप्लीफाई करना है हमने बस। ये इसको करने के लिए आपको जो मैंने वो रेशियोज के दिए ना फार्मूले सर डोनाल्ड डी कीसू वाले, उनको प्लीज रट्टा लगा लो और फिर जो एम एन मलिक के हैं ना उनके जो फार्मूले हैं उनको मेमोराइज कर लो। इन फार्मूलाज को क्या करो, रिक्शे में आते जाते, मोटरसाइकिल पे आते जाते या फिर कहीं भी आते जाते या बैठे हुए आप अपने माइंड में उनको रिवाइज किया करो। लिटरली मैं अभी भी जो सेक्शन है 242 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, उनको आते जाते रिवाइज करता हूँ। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा, क्योंकि मैं मैंने अपनी लाइफ को टैक्सेशन लॉ की तरफ लेके आ गया हूँ कि मैंने जिंदगी इंशाल्लाह जो है अपना रोजगार है वो टैक्सेशन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में है इंस्पेक्टर बनने का जुनून, तो जब किसी जुनून को आपने अचीव करना होता है तो फिर आपको उस फॉर द टाइम बीइंग जुनूनी बनना पड़ता है। तो आप जुनून के लिए जो आपके एस्पायरेंट हैं, जो बनना चाह रहे हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी फिर रिवीजन करें, क्योंकि ये मिक्स होंगी बार बार। तो जितनी आप रिवीजन करेंगे उतना काम पक्का होता जाएगा और जितना काम पक्का होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखो ना, अब मैंने आज डिस्कस किया प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। आप जब वापस जा रहे हो तो इन तीनों को घर जाते हुए रिवाइज कर लीजिएगा कि यार मैं क्या समझता हूँ, ये क्या है। जब आप अपने माइंड में ले आएंगे ये क्या है, तो फिर वो आपको पक्का पक्का याद रहेगा। ठीक है, रटा लगाने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सलाहियत है दो वाली और एक परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बन गया। अब 40,000 इज इक्वल टू एक्स जमा एक, अगर एक एक्स ये है और एक एक्स ये है तो 2x ना कर लेना है इसको, 2x जमा और डिवाइड किससे करना है? 2 के साथ। अब ऐसे कर ले, ऐसे और ऐसे कर ले, तो 2x जमा 5000 इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 80,000 और ये 2x। अब ये 5000 जो यहाँ पे जमा हो रहा है इधर जाके हो गया। अब ये 2x इज इक्वल टू व्हाट? 80 में से 5000 निकाल दिया जाए, 80,000 में से 5000 निकला तो क्या हो गया? 75,000। अब x एक इधर रहने दो और 75,000 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो x इज इक्वल टू 37,500। तो ये हमने x क्या माना था कि मान लो ये क्या है, हमने क्या माना था? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिली, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गई जो कि आपने कहाँ पुट करनी है? यहाँ पे। बताओ फिर यहाँ पे क्या लिखूं? 37,500। अच्छा, अब डेफिनेटली हमने ये माना हुआ है कि जो क्लोजिंग है वो ज्यादा है
ओपनिंग से 5,000 से। एक्स का पता चल गया, एक्स में जमा कर दो 5,000, तो एक्स की रिप्लेस कर लेते हैं 37,500 से और ऐड क्या करते हैं 5,000। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 42,500। चलें, इससे क्या पता चला, ये बन गई मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। कहाँ लिखूं, यहाँ से उठा के ड्रॉप कहाँ करना है, यहाँ से उठाते हैं और ड्रॉप करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ, ये आपको पता क्लोजिंग है और ये इन्वेंट्री, और यहाँ पे क्या लिखूं 42,500। अच्छा यार, अब देखो 1 2 3 तीन चीजें मालूम है, चौथी मालूम नहीं कर सकते। अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, इसको हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब हम लिखते हैं इक्वेशन की सूरत में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कास्ट ऑफ सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही है अगर मैं इसको इक्वेशन की सूरत में लिखूं। अच्छा, अब हमें मालूम क्या नहीं है, परचेजेस नहीं है। हम इस तरह करते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर रहने देते हैं, ओपनिंग प्लस हो रही है माइनस कर दो, क्लोजिंग प्लस हो रही है, सॉरी माइनस हो रही है, इधर ला के प्लस कर दूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू परचेजेस। अब परचेजेस का हमने मालूम करना है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, बताओ इनको। 2,45,000। 2 लाख, ये लो जी 2,45,000। अब इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो प्लीज जी, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को प्लीज ऐड करें। हाँ जी, क्या 2 लाख, हाँ हाँ 82,500। 2,82,500 में से 42,500 मैनेज करें। चलो यार, ये हमारा जो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी और ये भी हो गया। हाँ जी, क्लियर है जी। अब इस तरह करो, क्वेश्चन को उठाओ, वहां पे नेट प्रॉफिट के बारे में कोई डिस्कशन हुई है कि नेट प्रॉफिट कितना है किसका, उठाएं क्वेश्चन को। उसके अंदर कहीं पे उसने कहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो इतने परसेंट है उसका, सेल का बोलो, एक्चुअली उसने कहा क्या है, इंग्लिश में बोलो। Profit for the year as percentage of sales. प्रॉफिट फॉर द ईयर As percentage of sales. एज परसेंटेज ऑफ सेल, परसेंटेज ऑफ सेल। तो सेल क्या है 3 लाख, उसकी परसेंटेज कितना है ऑफ सेल, तो ऑफ 6.3% या 6.3 डिवाइडेड बाय 100 निकालो, आंसर क्या आता है। ये है प्रॉफिट। अब 18,000 18,900। सो अब इसको मैं उठा के कहाँ लेके जाऊं, हाँ यहाँ पे 18,900। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ निकाला गया तो क्या आया 18,900। ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ खर्चे निकाले गए ऑपरेटिंग वाले
तो क्या आया, नेट प्रॉफिट। ये पिछली बात तो समझ आ गई है ना। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट जो है, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, 60,000। नेट प्रॉफिट क्या है, 18,900। अब इनकी जगह चेंज कर लेते हैं कि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर ले आते हैं। अब बताओ आंसर क्या निकलता है, 41,100। अब इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाओ और यहाँ ले जाने की वजह से आप 100, तो इससे आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो ये छोटे से क्वेश्चन के लिए आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओके है जी, कि आपने किस तरह चीज़ों को लिया और आसानी के साथ उनको लॉजिक के साथ आप उठाते गए और उठा के उनकी रेलिवेंट जगह के ऊपर आप उसे पुट करते गए। और इसकी आपने अपने हाथ से, सब ने दो दो दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। दो दो दफ़ा जो फिजिकल वाले हैं वो लिख करके प्रैक्टिस लेके आए और जो ऑनलाइन वाले हैं वो प्रैक्टिस करें और खुद ही देखें कि क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है। हाँ जी उस्मान साहब, इधर भी लोग होते हैं। यहाँ पे ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी आप बताएं जी, ये ओके चल रहा है काम। अच्छा यार, अब इसमें से ना बहुत सी चीज़ें हैं कि उनका हम इस्तेमाल किस किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। स्टॉक है, और स्टॉक ही कहीं इस्तेमाल होगा, और कोई। हाँ जी, परचेजेस भी वहाँ से यूज़ करेंगे क्योंकि हमने अकाउंट पेएबल निकालने होंगे, सेल करेंगे अकाउंट रिसीवेबल निकालने होंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो सीधी सीधी करंट एसेट में जाके हिट करेगी, तो इसको फिर हम ख़त्म नहीं करते, इसको भी साथ रखते हैं, इधर मार्जिन कम कर लेते हैं और साथ में अपनी बैलेंस शीट जो है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। जब आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्वेश्चन को आपने 2-3 दफ़ा पढ़ना है तसल्ला के साथ। 2-3 दफ़ा आपने पढ़ना है और उसमें जब फिर साथ साथ जब रेशोज़ लिखी हो तो रेशोज़ के फार्मूले आगे लिखना शुरू कर देने हैं। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर का लिखा हुआ है उस वक्त उसी वक्त उसके सामने फार्मूला लिख दें। उसके आगे ग्रॉस प्रॉफिट का लिखा हुआ है, सेल का इतने परसेंट, फॉरेन सेल का इतने परसेंट जो है इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख लें। जो है वहाँ पे आप अपने पेपर में लिख लें फार्मूले, और फिर उसको दोबारा पढ़ने के बाद फिर पेपर के ऊपर अटेम्प्ट करना शुरू करें इसे, तो इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अच्छा जी, अब मुझे बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट बनवाएंगे, कौन बनवाएगा बैलेंस शीट? जी गुराया साहब बनवाएंगे। बताएं जी, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखूं? हाँ, सबसे पहले करंट एसेट्स लिखूं। चलें, करंट एसेट्स लिख दिए। करंट एसेट्स, बताएं इसके अंदर मैं क्या लिखूं? करंट एसेट्स में सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखें सबसे पहले। चले, क्लोजिंग, नहीं ठीक है, और बताएं। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आती। ओपनिंग यहाँ पे सिर्फ उसका इस्तेमाल था। अगर ओपनिंग लेनी है आपने एवरेज के लिए, तो पिछले साल की जो क्लोजिंग थी वो इस साल की ओपनिंग होगी, तो लेकिन वो उस पिछली बैलेंस शीट से आपको लेनी पड़ेगी एवरेज निकालने के लिए। इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ एक होगी। और बताओ अब, कैश दोनों वाला कर लो, इन हैंड एंड बैंक। और बताओ, डेटर्स,
या उनको अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल, और आगे सिक्योरिटीज, और आगे चले, मेरा ख्याल है इतनी ही होंगी इस बैलेंस शीट के अंदर। बस बहुत है, ये सारी चीजें आ गई हैं। इसके बाद क्या होगा जी, इक्विटी एंड, अच्छा इसमें नॉन करंट नहीं लिखने, इसमें नॉन करंट भी तो लिखवाओ ना यार। अब बताओ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा ये वो क्वेश्चन है कि जो कि एक दफा सीएसएस को हिट कर चुका है, ये वाला क्वेश्चन एक दफा सीएसएस को हिट कर चुका है और उसने इसके 20 नंबर लिए हैं। तो और वो है भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही जो हम सिलेबस कर रहे हैं। अच्छा नॉन करंट एसेट्स और प्लांट, बंद करने लगे हैं, उधर चाबी है ना आपके पास? हाँ यार चाबी तो है, वो बैग प्लीज देखिएगा। आप देख लें, कंफर्म कर लें ताकि वो, हाँ 1 मिनट दीजिए, ये उधर बैग पड़ा वो तो। प्लांट एंड, भट्ट साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने पूछ ली है, समटाइम लास्ट टाइम हमारे पास नहीं थी। अच्छा तो ये हमारा जो है ये वाला नॉन करंट हो गया, इन दोनों को इकट्ठा करते तो क्या बनता है, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। ये दूसरे वाला प्लीज लाइएगा, एक और पड़ा हुआ है। एक टोटल एसेट किसके बराबर होते हैं, आगे आ गया, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो हाँ हाँ ये इसमें होगा। जी भट्ट साहब ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी हो गया जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा लायबिलिटीज में हम इक्विटी पहले लिख लेते हैं। इक्विटी क्या है, इक्विटी वही आपके अब तो आपको सबको पता चल गया है कि इक्विटी के अंदर आपके कॉमन शेयर, रिटेन्ड अर्निंग और आपके प्रेफरेंस शेयर हो जाते हैं। तो हम उनको अलग-अलग नहीं करते, जो क्वेश्चन में आएगा वो लिख लेंगे। और साथ में करंट नॉन करंट लायबिलिटीज, आपके लंबे लंबे लोन जो आपने 5-5, 3-3, 2-2 साल के लिए हुए हैं, बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं। और उसके बाद आपकी छोटी छोटी लायबिलिटीज करंट वाली, इन सब को इकट्ठा करेंगे, ये नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, तो आपका ये भी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं वो डालनी शुरू कर देनी है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ लिखा जा सकता है, हाँ जी कोई लिखा जा सकता है, क्या लिखें जी, 42,500 कैश बैंक में, डेटर, सिक्योरिटीज। देखो अपने क्वेश्चन के डाटा में कहीं पे है जी, हाँ ट्रेड रिसीवेबल का आप कह रहे हैं कि 2 मंथ दिया हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल का फिर अभी फार्मूला बता दें फिर कि ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या है। रेशियो कौन सी दी हुई है ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कौन सी रेशियो है जो आप समझ जाए कि टच करती है, कलेक्शन पीरियड। वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, यहां बना लेते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, 2 मंथ। अब इसका जो है वो फार्मूला बताओ क्या है, 2 मंथ इज इक्वल टू व्हाट, बताएं जी। ट्रेड रिसीवेबल कब बनता है, जब आप क्या करते हैं, उधार वाली
सेल्स करते हैं, तो उधार वाली सेल्स की फार्मूला फिर पूरा बताओ। ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय उधार वाली सेल। यहां पे पूरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अंदर सेल्स तो मौजूद है, उधार वाली सेल देखें कहां पे लिखी हुई है। जी देखिए उधार वाली सेल्स हैं, हाँ जी, नहीं है। अच्छा, जब ये पीरियड निकाला गया, ये है डेज के अंदर, अगर यहाँ पे वो नंबर ऑफ डेज देता तो हम 365 या 360 कर लेते। कुछ लोग अज्यूम करते हैं साल के अंदर 360 दिन होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अब साल के अंदर महीने कितने होते हैं? कुछ कहते हैं 11 होते हैं, कुछ कहते हैं 12 होते हैं। महीने अदनान साहब 12 ही होते हैं। अदनान साहब चले गए ड्यूटी करने इस वक्त वो ड्यूटी पे थे, तो 12 महीने सही। अब ये 2 मंथ, ये 12 महीने हैं जी। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं जी, है कहीं पे दिया हुआ? क्रेडिट सेल्स कहीं पे दी हुई है? नहीं दी हुई। तो जब ये नहीं दी होती तो हम मान लेते हैं, और किन को मान लेते हैं? सेल्स को। अब देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये मालूम करना है यार। फिर तो 4 चीजें पता है, एक मालूम करनी है। आगे पीछे करो, खेलो अब इसके साथ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ट्रेड रिसीवेबल, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय ट्रेड रिसीवेबल। अब ऐसे ही रहेगा। अब करो, सही हो गया। ये क्या बना? ट्रेड रिसीवेबल। अब ये आप ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से कहाँ पे उठा के लेके जाओगे? हाँ जी, जी फरज साहब कहाँ जाएंगे? ये दोबारा करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये फार्मूला अब आपने याद करना है कि ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय उधार वाली सेल मल्टीप्लाई बाय। अगर यहाँ पे देखो, अगर कोई टाइम्स वगैरह दिया होता ना तो फिर डेज पे नहीं जाना था, फिर यहाँ पे सिर्फ टाइम्स लिख लेना था। यहाँ पे अब डेज दिए हो गए, 2 मंथ मतलब 60 डेज। यहाँ तो मैं यहाँ पे 60 डेज कर लूं और इधर 365 लिख दूं। यहाँ पे 2 महीने ही रहने दूं और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर दूं। एप्पल टू बनाना ना करूं, ये ना हो कि यहाँ पे तो महीने लिख दूं और यहाँ पे डेज लिख दूं। तो यहाँ पे मैंने महीने रहने दिए, इधर भी महीने लिख दिए। तो ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 महीने वैसे के वैसे रहे। क्रेडिट सेल्स वहां पे मैंने लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं डिफाइन की गई, क्रेडिट वाली और दूसरी कैश वाली अलहदा अलहदा। तो फिर मैंने मान लिया कि यार यही है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं दोनों को स्प्लिट कर सकूं कि उधार वाली कौन है और नकद वाली कौन है। आ गया ये। अब बाकी आपको नेट ऑफ करना मैथमेटिक्स का, आपको पता ही है कि कैसे किया गया। और अब ये तो पता चल गया ना कि ये अब सबको आइडिया। और यहाँ पे बचा जो सबको आगे पीछे करने के बाद, काट शार्ट करने के बाद 50,000, तो ट्रेड रिसीवेबल 50,000 अब हम उठा के लेके जा रहे हैं और इसके सामने यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक हो गया। और कौन सी रेशो दी हुई है एसेट्स के बारे में? करंट रेशो और नॉन करंट की भी दी हुई है। नॉन करंट, अब नॉन करंट बताओ कौन सी है? एसेट टर्नओवर। और ये बताओ टाइम्स में दिया हुआ है 5 टाइम्स। अब डेज के साथ आगे मल्टीप्लाई नहीं होना। अब नॉन करंट एसेट का टर्नओवर, नॉन करंट एसेट का टर्नओवर इज इक्वल टू व्हाट? फार्मूला क्या है?
जी, नॉन करंट एसेट डिवाइडेड बाय व्हाट? टर्नओवर। कुछ याद आ रहा है? हाँ, टर्नओवर से क्या समझ आती है? हाँ, सेल्स। सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? एवरेज नॉन करंट एसेट। यहाँ पे आप एवरेज तो देखो, आप अभी तो हमें एक का नहीं पता चल रहा, तो हम यहाँ पे एवरेज कैसे निकालें? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? हाँ, नहीं, सेल डिवाइडेड बाय नॉन, जो टर्नओवर हो रहे हैं, नॉन करंट एसेट जो टर्नओवर हो रहे हैं। टर्नओवर होके जवाब क्या आ रहा है? अब इसकी जगह हम इसको काटते हैं और इसका जवाब लिख देते हैं 5 टाइम्स। अब बताओ सेल्स कितनी है? 3 लाख। NCA नॉन करंट एसेट्स। अब बताओ यहाँ पे 5, हाँ जी, ओके चल रहा है। और यहाँ पे क्या लिख दो? 1 करो फिर ऐसे। 5 मल्टीप्लाई बाय NCA नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू, तो NCA इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू, जी ठीक है जी। अब इसको यहाँ से उठा के आप कहाँ लेके जाओगे? अब मेन चीज़ है यार इसको याद करने वाला, सेल डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ से उठाओ और यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है? हाँ हाँ, 60,000। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, करंट रेशो दी हुई है। करंट रेशो के लिए आप देखें जी, करंट रेशो, करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो कहीं करंट लायबिलिटीज हैं? हाँ जी, है या नहीं है? नहीं है। यहाँ पे आपके पास कैश वगैरह आगे, आपके करंट एसेट्स भी मुकम्मल नहीं है अभी, आपके करंट एसेट्स भी मुकम्मल नहीं है और करंट लायबिलिटीज का भी आपको पता नहीं है। तो कहीं पे पेएबल के बारे में भी जिक्र हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, वहां उसका भी कोई जवाब दिया हुआ है उन्होंने। तो हम ये करने से पहले एक हमने ये मालूम करना है और बाकी हमने अभी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ भी आना है। तो अब हमें ट्रेड पेएबल्स पेमेंट पीरियड निकाल लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स का, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये रेशो में है क्वेश्चन में या नहीं है? है। तो अब बताओ ट्रेड पेएबल का पेमेंट पीरियड। अब देखो ये याद रखना, यहाँ पे क्या बात हो रही है? पीरियड। इट इज नॉट टाइम्स, ये क्या है? पीरियड है। अब ये कितने दिन है? 73 डेज। इसका फार्मूला बताएं, पीरियड निकालने का फार्मूला बताएं। हाँ जी, ट्रेड पे, यहाँ टर्नओवर नहीं कह रहा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पीरियड। अगर टर्नओवर होता तो फिर क्या हो जाती? सेल्स ऊपर चली जाती। यहाँ पे टर्नओवर नहीं है, यहाँ पे पीरियड है। तो ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय व्हाट? परचेजेस। और वो भी कौन से वाली? उधार वाली। मल्टीप्लाई बाय, अब बताओ यहाँ पे डेज है तो यहाँ पे क्या लिखूं? 365। अब यहाँ पे मैं 12 नहीं लिखूंगा, या तो मैं 360 लिखूंगा या फिर मैं यहाँ पे 365 लिखूंगा। ये देखो ना, पीरियड। पीरियड अगर यहाँ पे टर्नओवर होता तो मैं वो सेल्स को यूज करता, यहाँ पे क्या है? पीरियड। तो ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेएबल्स मुझे बताओ कहीं पे लिखा हुआ है? अब ये ट्रेड पेएबल की पेमेंट पीरियड, इसका जवाब 73 है, तो इसको मैं 73 लिख लेता हूं यार, लिख देता हूं 73। अच्छा,
और ये आपकी कॉल है लेकिन बाद में कर लेना। अच्छा, और ट्रेड पेएबल वहां का वहां रहेगा, क्योंकि हमें परचेजेस का तो पता है ना। तो बताओ परचेजेस कितनी है? हाँ जी, 2,45,000। परचेजेस आप कहाँ से लेके आए हो? सही है। अब ये लिखो यहाँ पे 2,45,000 मल्टीप्लाई बाय 365। ये 365 इधर जाके क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे ही है। अब अगर हम इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लेते, नेट ऑफ ही करना है। 365 ट्रेड पेएबल 73 मल्टीप्लाई बाय 2,45,000। अब सिर्फ ट्रेड पेएबल रह गए 73 मल्टीप्लाई बाय 2,45,000 डिवाइडेड बाय 365। बताओ ट्रेड पेएबल्स क्या निकलते हैं? हाँ जी, इसको कहाँ पुट करोगे? जहाँ पुट हो गया, ठीक हो गया। काफी मुश्किल नहीं हो गया आज ये? हाँ, ये आप नीचे लिखोगे वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6, 7, 8, 9, 10, जो भी वर्किंग होगी वो वर्किंग से देख के आपको नंबर देगा। हाँ, पेएबल्स किसके होते हैं? पेएबल करंट होते हैं या नॉन करंट होते हैं? हाँ, पेएबल्स हैं। बहुत कुछ हैंग होना है आज ऐसे ही है ना इधरान कहते चले। हाँ नहीं, एक का बाकियों का देखें, बाकियों का भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो अब बताएं, सही है? हैंग्ड है। अच्छा, तो यार जैज दोनों ही आज गए। आपका वो जोम करो ना। अच्छा बंदा है भाई, तू लाओ, लगाओ लगाओ उसे, ताकि हम इसको ना, इसको एंड कर दें। चलिए ना करो यार, ये जल्दी से इसे जो है ना। अब यार यहाँ पे हम यूज कर लेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को, और इसको हम एंड कर देंगे। यार इसको जल्दी जल्दी, अभी सिर्फ 1 मिनट दें। ये तो रोज कनेक्ट होता है, ये तो वैसे हो जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, जल्दी हरी आप यार। जी जी, क्लियर है जी या नहीं क्लियर जी? जी प्लीज बताइएगा जूम के ऊपर। ये मैं आज कोशिश करूंगा कि आज ही आप इसको अपलोड करूं। हाँ जी, क्लियर ना हो। चलो ये फाइन हो गया। अच्छा यार, अब मैं इस जो कीड़े मकोड़े हैं साइड में, इनको एंड करता हूं, और ये आपके पास कुछ पिक्चर क्लियर हो। अब देखो, एक रेशो रह गई है, बाकी सारी रेशो हो गई है आपके साथ। आप जिस जिसको यूटिलाइज करते जाओ उसको हल्का सा साथ में टच देते जाना कि ये भी इस्तेमाल हो गया, ये कोई भी निशानी लगा लेना, ये भी इस्तेमाल हो गया, ये भी। अब देखो इस्तेमाल जो नहीं हुई वो कौन सी है जी? करंट रेशो। एक रेशो अभी तक भी यूज नहीं हुई आपके पास, तो करंट रेशो का जवाब क्या दे रहे हैं? 2.1 रेशो 1। इसका तो चलो कोई नहीं। अब 2 करंट रेशो इज इक्वल टू दिस, किसके बराबर है वो? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। 2.1 इज इक्वल टू, करंट एसेट्स में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है यार? इधर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंट्री जमा डेटर्स जमा कैश या बैंक डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या है? अच्छा पहले इसके अंदर भी वैल्यू डाल दो। क्या है जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है?
डेटर्स क्या है, और प्लस कैश एट बैंक। अब जब हम इस तरह करते हैं, ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 42,500 जमा 50,000, ये मैं उतार रहा हूँ, जमा बैंक या कैश इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई बाय ये, ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करें, क्या बनता है जल्दी से जी प्लीज, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 102900 ये बनता है 102900। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि बैंक को इसी साइड पे रहने देता हूँ और लिखता हूँ 102900। ये जमा का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये जमा का है, इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का। बताओ आंसर क्या निकल रहा है, 10,400। 10,400 सारे को टोटल करो कितने बनते हैं, ये नॉन करंट क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कैश इन हैंड डेटर्स नॉन करंट जो कुछ भी है, टोटल क्या बन रहा है बताएं जी। ये हाँ जी 162900। अच्छा, ये तो अब सबको पता है कि जब इसका और इसका दोनों का टोटल क्या होता है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये फिर मैं लिख दूं कि ये भी यही होने चाहिए, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अब इसमें से इसको निकालो, देखो ना, अगर आप कहते हो कि करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसी के बराबर होता है। आप बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी है। अब इन सब का आंसर जो है, मैं इसको भी खत्म करता हूं दोबारा, ऊपर इसको क्लियर करके लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं ये वाला। तो करंट लायबिलिटी क्या है आपके पास, नॉन करंट, इक्विटी मुझे नहीं पता, रिटेन्ड अर्निंग मुझे नहीं पता ना, इज इक्वल टू व्हाट 1,62,900, क्योंकि ये टोटल है ना, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये क्या था इक्विटी और ये क्या था रिटेन्ड अर्निंग, सही है। आपने क्या कमाया साल के दौरान, कोई बता सकता है साल के दौरान क्या कमाया, इनकम कहां से देखोगे जाके, हाँ जी, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के तौर पे, नहीं लिखा हुआ। तो जब नहीं लिखा हो तो हम कंसीडर कर देते सारे का सारा बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, लिखो 18,900। अब देखो ये वाला किसका था, इक्विटी का, ये कहीं से नहीं पता चल रहा, तो इक्विटी को हम इसी साइड पे रखते हैं और 1,62,900 माइनस 49 माइनस 0 माइनस 18,900, जवाब क्या आता है 95,000 पूरा। इसमें से इसको और इसको माइनस किया तो इक्विटी इज इक्वल टू यही 95,000 हम इक्विटी के अंदर लिख देंगे और साथ में एक खाना बनाएंगे रिटेन्ड अर्निंग का और उसमें लिख देंगे 18,900। अब इसको और इसको टोटल करेंगे तो हमारा 1,62,900 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस कैपिटल। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये आपकी नज़र से ज़िंदगी में पहली दफ़ा गुजरा। आपने लॉ पढ़े, आपने बीए किया इकोनॉमिक्स के साथ और आपने डिफरेंट डिसिप्लिन्स के पढ़े हुए हैं, कुछ ने मेडिकल में एफएससी की और उसके बाद लॉ पढ़ लिया, तो उनको क्या पता कि ये क्या है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ आज ही अपलोड कर दूँ, आप इसको व्यू करें और
और ये मैंने भी नहीं करवाना था, लेकिन जब आप लेके आए थे ये क्वेश्चन, ये वाला CSS का, ये कौन लेके आया था? इसका है लेवल ऑन लेवल। हाँ बताया आपने जाने के कुछ हाँ, हो ही सकते तो ये आ गया। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो को भी देखें, और इसका मैं एक और क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, उसको भी करें तो, और सुकून करें। ठीक है जी, चलें। क्या हो रहा है? जिंदे मर गए एनी हो यार, लेकिन ये देखो प्रैक्टिस तो करनी है ना, क्योंकि वी आर हेयर टू प्रिपेयर। चलें जी, इसको बंद कर दें जी।